नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके प्रिय चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए दोस्तों, जहां पर चाइना भारत विवाद को लेकर अभी तक का जो लेटेस्ट अपडेट है सब लेकर आए। लेकिन उससे पहले अगर अपने भारतीय सेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों, तो अभी इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बताएंगे दोस्तों कि चीन को भारत का करारा जवाब। 1959 वाली एलएसी को लेकर कभी नहीं दिया मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, बताएंगे पूरी बात क्या है। उससे आगे बताएंगे दोस्तों, जहां पर भारत ने मालदीव को सौंपा एक ऐसा विमान। अब हिंद महासागर में चाइना पर होगी हमारी 24 घंटे नजर। जी हाँ दोस्तों, अभी की ये बड़ी खबर, लेटेस्ट खबर आ रही है, बताएंगे पूरी बात क्या है। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर भारत पाकिस्तान को घेरता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। उससे आगे आपको बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरें लेकर आए दोस्तों, जहां पर बीजेपी ने आरजेडी पार्टी पर किया है बड़ा पलटवार, कांग्रेस को भी घेर लिया है। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर बताएंगे आपको। साथ ही दोस्तों, अगर आपके पास भी मोटरसाइकिल से लेकर कोई भी गाड़ी है दोस्तों, तो आपके लिए बड़ी खबर हो सकती है, जहां पर अब आपका रोड पर चालान रोककर नहीं काटा जाएगा। बड़ी खबर है दोस्तों, बताएंगे क्या है इसके नियम, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अंत में इस वीडियो को पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों। तो चलते हैं पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें जो अभी की सबसे लेटेस्ट खबर आ रही है, जहां चाइना को भारत का करारा जवाब। 1959 वाली एलएसी को कभी नहीं किया मंजूर। जी हाँ दोस्तों, भारत ने मंगलवार को चाइना को करारा जवाब देते हुए कहा कि उसने 1959 में एक तरफा रूप से परिभाषित तथा कथित वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी को कभी स्वीकार नहीं किया है और चीनी पक्ष सहित सभी इस बारे में जानते हैं। मंत्रालय ने उम्मीद व्यक्त की है कि पड़ोसी देश तथा कथित सीमा की अपुष्ट एक तरफा व्याख्या करने से बचेगा। चीन के इस नजरिए को नई दिल्ली ने खारिज किया कि बीजिंग एलएसी की अवधारणा पर 1959 के अपने रुख को मानता है। पूर्वी लद्दाख में लगभग 5 महीने से चले आ रहे गतिरोध के बीच चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि बीजिंग एलएसी की अवधारणा के बारे में 1959 के अपने रुख को मानता है। चीन के बयान पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है दोस्तों। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने इस मुद्दे पर मीडिया के एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत ने कभी भी 1959 में एक तरफा रूप से परिभाषित तथा कथित वास्तविक नियंत्रण रेखा को स्वीकार नहीं किया है। यही स्थिति बरकरार रही है और चीनी पक्ष सहित सभी इस बारे में जानते हैं। ऐसे में दोस्तों ये बड़ी खबर आ रही थी। और दोस्तों, आप भारत के इस बयान का कितना समर्थन करते हैं जरूर बताइएगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिखकर अपना योगदान जरूर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप भी भारत के एक सच्चे नागरिक है दोस्तों, तो लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक और खबर की अगर माने दोस्तों, तो भारत ने मालदीव को सौंपा डॉर्नियर विमान। अब हिंद महासागर में चाइना की चाल पर होगी हमारी नजर। जी हाँ दोस्तों, भारत ने मंगलवार को पड़ोसी देश मालदीव को डॉर्नियर विमानों की पहली खेप को सौंप दिया है। इन विमानों को भारत की मदद से मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स के पायलट उड़ाएंगे। इससे हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों पर भारत और पैनी नजर रख पाएगा। बता दें कि इन विमानों को लेकर भारत और मालदीव के बीच 2016 में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की गई थी। ऐसे में दोस्तों, सूत्रों के अनुसार इस विमानों को MNDF के कमांड और कंट्रोल में ऑपरेट किया जाएगा, जबकि इसके उड़ान का खर्च भारत सरकार उठाएगी। मालदीव स्थित भारतीय दूतावास ने इन विमानों की डिलीवरी की पुष्टि करते हुए बताया है कि इसका इस्तेमाल मानवीय राहत कार्यों के अलावा भारत और मालदीव के स्पेशल इकोनॉमिक जोन की भी निगरानी की जाएगी। ऐसे में दोस्तों, दक्षिण चीन महासागर में अब भारत 24 घंटे चाइना पर नजर रख पाएगी दोस्त। ऐसे में दोस्तों, ये बड़ा गेम भारत खेलता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर, और फ्यूचर प्लानिंग होती हुई नजर आ रही है दोस्तों भारत की। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताइएगा, और डॉर्नियर विमान के लिए भारत को धन्यवाद जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। एक और खबर की अगर माने तो यूएन में भारत ने कहा कि विश्व में अल्पसंख्यकों का किलिंग फील्ड माना जाता है पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भारत ने कहा है कि पाकिस्तान अल्पसंख्यकों के लिए किलिंग फील्ड के
के रूप में जाना जाता है। भारत ने सोमवार को इस्लामाबाद को निशाना बनाते हुए कहा कि उसने असंतोष और आलोचना के खिलाफ अधीनता के एक उपकरण के रूप में संस्थागत को गायब कर दिया। यह देश आतंकवादियों के लिए एक सुरक्षित बंदरगाह बना हुआ है, या यूं कह लें कि ये देश आतंकवादियों के लिए ही स्पेशल बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान द्वारा दिए गए बयान का जवाब देने के लिए अपने अधिकार का उपयोग करते हुए भारत ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों के पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्सों में हर 4 व्यक्तियों के लिए 3 बाहरी लोग हैं। ऐसे में दोस्तों यूएन में भारत पाकिस्तान को घेरता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, और उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए पाकिस्तान को एक मारा जाने वाला फील्ड बताया। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, और भारत के इस बयान का आप कितना सहयोग करेंगे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। एक और खबर की अगर माने तो बिना नाम लिए प्रधानमंत्री मोदी ने चीन पर साधा निशाना। बताते हैं आपको क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। दरअसल कोरोना वायरस ने दिखाया है कि किसी एक स्रोत पर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की अत्यधिक निर्भरता जोखिम भरा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के संदर्भ में कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने डेनमार्क समकक्ष मेटे फ्रेडरिक्सेन के साथ डिजिटल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के दौरान ये टिप्पणी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस पहल में शामिल होने के लिए समान विचारधारा वाले देशों का स्वागत है। ऐसे में दोस्तों चाइना को घेरते हुए और चाइना को समान विचारधारा वाला ना बताते हुए देश प्रधानमंत्री मोदी ने बताया है। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा, और मोदी जी के इस बात का आप कितना समर्थन करते हैं बताना मत भूलिएगा। एक और खबर की माने तो इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ को लेकर बड़ी खबर, जहां बौखलाहट में चीन ने निकाली भड़ास। कहा अवैध रूप से बनाए गए केंद्र शासित लद्दाख को नहीं देता मैं मान्यता। जी हां दोस्तों, भारत चीन के बीच लद्दाख में तनाव की स्थिति को कम करने के लिए लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। अप्रैल महीने से जारी तनाव माहौल के बीच दोनों देश राजनयिक सैन्य स्तर पर वार्ता करके स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। हालांकि चीन के हालिया बयानबाजी से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि वो भारत के साथ रिश्तों की कड़वाहट को दूर करना चाहता है। वो लद्दाख में मिल रही नाकामी के बीच बौखलाहट दिखाते हुए भड़ास निकाल रहा है दोस्तों। आदत से मजबूर चाइना ने लद्दाख को लेकर बयानबाजी की है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की अगर माने तो बीजिंग में नेपाल के राजदूत बन गए चीनी तोता। भारत की बुराई पर अपनों ने ही घेर लिया। जी हाँ दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के द्वारा अप्रैल के अंत में अचानक चीन के राजदूत बनाए गए महेंद्र बहादुर पांडे चीनी तोता बनते हुए नजर आ गए दोस्तों। चीन के साथ बेहतर रिश्ते बनाने के लिए बीजिंग भेजे गए राजदूत ड्रैगन के प्रवक्ता के रूप में काम करने लगे हैं। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में जिस तरह उन्होंने एक तरफ चीन की जमकर तारीफ की तो भारत पर नेपाली जमीन कब्जाने सहित कई गंभीर झूठे आरोप मत डाले हैं दोस्तों। पांडे के इस इंटरव्यू से खुद नेपाल के जानकार और विश्लेषक हैरान है और उनकी कूटनीतिक समझ पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों नेपाल अपने ही घर में फंसता हुआ नजर आ रहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर दीजिएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिखकर। एक और खबर की माने तो प्रायोजित आतंकवाद को लेकर यूएन में घिरा पाकिस्तान। भारत ने दोहराई ये मांग। जी हाँ दोस्तों, यूएन से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है जहां पर भारत ने ये आरोप लगाया है कि पाकिस्तान के ढुलमुल रवैये के कारण मुंबई और पठानकोट आतंकी हमलों के पीड़ितों को अब तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। आतंकवाद से पीड़ित लोगों के मित्र संगठन से दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक यानी मिनिस्ट्रियल मीट के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय के पूर्व सचिव विजय ठाकुर सिंह ने कहा कि वर्ष 2008 में मुंबई और 2016 में पठानकोट में हुए आतंकी हमलों के पीड़ित अभी न्याय की राह देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर आ रही थी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर लिखकर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एक और खबर की माने तो जापान दौरे पर अब जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। क्वाड के विदेश मंत्रियों से भी करेंगे बातचीत। जी हाँ दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 6 से 7 अक्टूबर को जापान की यात्रा पर जाएंगे, जहां वो जापान के विदेश मंत्री से मुलाकात कर दोनों देशों के आपसी सहयोग पर चर्चा करेंगे। इसी दौरान वो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के विदेश मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर का जापान दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यहाँ वो जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और चारों देशों के आपसी सहयोग को बढ़ाने के
लिए विमर्श करेंगे दोस्तों और चाइना को घेरने की कोशिश की जाएगी और चाइना पर संज्ञान लिया जाएगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी और आप किस प्रकार से चाइना को घिरवाने की कोशिश करेंगे दोस्तों, बताइएगा जरूर। एक और खबर की ओर चले तो बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, जहां कांग्रेस को 58 सीटें देने पर बोली बीजेपी, कहा आरजेडी किसी को सम्मान नहीं देती है। जी हाँ दोस्तों, बुरी तरह से आरजेडी को घेरती हुई नजर आ रही है बीजेपी। बता दें बिहार में विधानसभा चुनाव होने में काफी समय बचता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, लेकिन अब भी एनडीए और महागठबंधन के बीच सीट शेयरिंग का मामला सुलझा नहीं है। सोमवार को आरजेडी ने कांग्रेस को 58 सीटों का ऑफर दिया है। महागठबंधन में कांग्रेस को 58 सीट पर बीजेपी अरविंद सिंह ने कहा है कि महागठबंधन से सभी सम्मानित लोगों ने अपना रास्ता अलग कर लिया है। महागठबंधन किसी को सम्मान नहीं देता है और यही कारण है कि आज महागठबंधन में कोई रहना ही नहीं चाहता है। लोग अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान बचाने के लिए अलग हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरी तरह से बीजेपी घेरती हुई नजर आ रही है आरजेडी को। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। और आरजेडी को लेकर जो बीजेपी ने कही है कितना सच है दोस्तों, क्या 100% सच है, हाँ या ना, बताइएगा जरूर। एक और खबर की और चले तो लद्दाख पर चीन क्यों जप रहा है 1959 वाली एलएसी की परिभाषा, आखिर क्या चाहते हैं जिनपिंग, आइए आपको बताते हैं दोस्तों इसके पीछे का कारण क्या है। दरअसल चीन से 1962 में हुए युद्ध के बाद से लद्दाख और हिमाचल के जिन क्षेत्रों में दोनों देशों की सेनाएं जहां रुक गई, उन इलाकों को 1993 में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का नाम दिया गया था। इनमें से अधिकतर जगह कई किलोमीटर तक भारतीय सीमा के अंदर है, जबकि पूर्वोत्तर भारत में चीन से साथ लगी सीमा को मैकमोहन लाइन से बांटा जाता है। चीन हमेशा से ही इस लाइन को मानने से इनकार करता रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 1959 का चीनी प्रीमियर का नेहरू को पत्र दिया गया था। जब भारत और चीन के बीच 1959 को छिटपुट झड़पें शुरू हुई थी तो चीनी प्रीमियर, जिन्हें चीन में राष्ट्रपति कहा जाता है, वो झाऊ एन लाई थे। उन्होंने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को 24 अक्टूबर 1959 को पत्र लिखकर कहा था कि चीन की किसी भी सरकार के मैकमोहन रेखा को कभी वैध नहीं माना है। चीन और भारत के बीच कभी भी कोई आधिकारिक सीमा तय नहीं हुई। इसको लेकर दोस्तों आज भारत ने चाइना को करारा जवाब दिया है दोस्तों, जहां पर 1959 वाली एलएसी को कभी नहीं किया मंजूर, ऐसा कहती हुई नजर आ रही है। ऐसे में दोस्तों आपका अगर डाउट क्लियर हो गया हो तो कमेंट सेक्शन में लद्दाख हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा, ऐसा लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों, ताकि आपकी बात हमारे भारतीय सेना तक पहुंचे और उनका मनोबल हमेशा हाई रहे। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की अगर माने तो एलजेपी के प्रमुख चिराग पासवान पहुंचे महावीर के मंदिर। उन्होंने अपने पिता रामविलास पासवान के बेहतर स्वास्थ्य के लिए की है पूजा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी उनके अच्छे हेल्थ की कामना करते हैं दोस्तों तो जरूर लिखकर बताइएगा। एक और खबर की अगर माने तो मोदी सरकार के कृषि कानूनों को लेकर आज से 10 अक्टूबर तक प्रदेश भर में भाजपा चलाएगी जन जागरूकता अभियान। जी हाँ दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार के कृषि कानूनों को लेकर प्रदेश भर में भाजपा जन जागरूकता अभियान चलाएगी। भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस से मुखातिब होते हुए बताया कि प्रेस से वार्तालाप करते हुए बताया कि भाजपा प्रदेश भर में 30 सितंबर से 10 अक्टूबर तक अभियान चलाएगी, जिसमें कृषि कानूनों के बारे में किसानों को जागरूक करने को लेकर सोशल मीडिया, किसान कल्याण, ग्राम चौपाल और करीब 30 लाख पत्रक बांटकर इन कानूनों से होने वाले किसानों को फायदों के बारे में किसानों के साथ साथ आमजन को भी दी जाएगी। ऐसे में दोस्तों आप मोदी सरकार की तरफ से लाए गए किसान बिल का 100% समर्थन करते हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर करते हैं तो कारण जरूर दीजिएगा, क्यों करते हैं, नहीं करते दोस्तों तो भी इसके पीछे अपना पक्ष, अपना तर्क जरूर दीजिएगा दोस्तों। हम जानना चाहते हैं आप क्यों नहीं करते या फिर क्यों करते हैं, बताइएगा जरूर। एक और खबर की अगर माने तो अनलॉक 5 की गाइडलाइंस को लेकर रेलवे को मिल सकती है छोटी दूरी की पैसेंजर ट्रेन चलाने की अनुमति। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय कल किसी भी वक्त अनलॉक 5 की गाइडलाइन जारी कर सकता है। इस बात की संभावना जताई जा रही है कि अनलॉक 5 में रेलवे चला जोन के भीतर छोटी दूरी की ट्रेनें चला सकती है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो अब हमारे जवानों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे चीनी सैनिक, बारूदी सुरंग का भी नहीं होगा कोई असर। बता दे पूर्वी लद्दाख में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए भारतीय सेना नई बख्तर बंद गाड़ियों का परीक्षण कर रही है। पूर्वी लद्दाख के चुशुल चुमू
तैमूर जैसे इलाकों में पिछले 1 महीने में सेना ने कई किस्म की गाड़ियों का परीक्षण किया है। इनके इस्तेमाल से सेना को जहां अपनी रफ्तार बढ़ाने में मदद मिलेगी, वहीं चीनी गोलाबारी से सैनिकों को बचाया जा सकेगा। ऐसे में दोस्तों भारत ने बड़े और कड़े इंतजाम कर लिए हैं चाइना के खिलाफ। अब दोस्तों चाइना के किसी भी साहस का भारतीय सेना मुकुल जवाब दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो बीजेपी संघ बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग मुद्दे पर एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान अमित शाह जी से करेंगे मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो ट्रैक्टर जलाने पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा जिसकी पूजा करता है किसान उसमें विपक्ष ने लगाई है आग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत तैयार 6 परियोजनाओं का ऑनलाइन लोकार्पण किया। देशवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गंगा सफाई का अभियान मोदी सरकार के लिए शुरुआत से ही काफी अहम रहा है। उन्होंने कहा कि गंगा हमारी विरासत का प्रतीक है। गंगा देश की आधी आबादी को समृद्ध करती है। कृषि कानून के खिलाफ देश में हो रहे विरोध को लेकर प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान जिनकी यानी ट्रैक्टर की पूजा करते हैं, अब उसे ही विपक्ष यानी कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों द्वारा उनमें आग लगाई जा रही है। दोस्तों किसान के भगवान को आग लगाई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कानून का विरोध करने वाले किसानों को आजाद नहीं होने देना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का भी जिक्र करते हुए बहुत सी बातें कही। ऐसे में दोस्तों आप मोदी जी के इस बात का दिल से समर्थन करते हैं तो लिख कर बताइएगा कि विपक्ष कभी नहीं चाहता है कि किसान आगे बढ़े मोदी की सरकार में। बताइएगा जरूर दोस्तों लिखकर। एक और खबर की अगर माने तो हाथरस मामले पर फूटा कंगना रनौत का गुस्सा, बोली दुष्कर्मियों को सार्वजनिक रूप से गोली मार देना चाहिए। ऐसे में दोस्तों कंगना रनौत की ओर से भी हाथरस मामले में दुष्कर्मियों को लेकर बड़ी बयानबाजी, बड़ा अपील आता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे उस हाथरस केस के बारे में बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात में उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, और 10 नवंबर को इसके नतीजे आने वाले हैं। आपको बता दें 28 अक्टूबर, 3 और 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 10 नवंबर को इन नतीजों का ऐलान किया जाएगा। ऐसे में बड़ी खबर आ रही थी। एक और खबर की ओर चले तो सुशांत सिंह केस को लेकर बड़ी खबर, जहां सुशांत की विसरा रिपोर्ट से सामने आया है सच, जहां कोई भी जहर को लेकर मारने वाली बात सामने नहीं आई है दोस्तों विसरा रिपोर्ट में। एक और खबर की माने तो अब सड़क किनारे नहीं होगी गाड़ियों की चेकिंग, 1 अक्टूबर से बदल रहे हैं इसके नियम, कर ले इन चीजों की आप लोग भी तैयारी। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में कई बदलाव किए हैं। सरकार की तरफ से जारी नई अधिसूचना पूरे देश भर 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो जाएगी। नए नियम के तहत अब ट्रैफिक पुलिस बीच सड़क पर लोगों को रोककर गाड़ियों के डॉक्यूमेंट चेक नहीं कर सकेगी। दरअसल केंद्र सरकार का कहना है कि देश में आईटी सर्विसेज और इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग के जरिए ज्यादा बेहतर तरीके से यातायात के नियमों को लागू किया जा सकता है। इससे लोगों का काफी समय बचेगा। वहीं जिन वाहन मालिकों के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है उन्हें ई चालान मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सरकार की तरफ से इस नई अधिसूचना के तहत 1 अक्टूबर से ट्रैफिक पुलिस लोगों को सड़क पर रोककर चेकिंग नहीं करेगी। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए दस्तावेजों का ई वेरिफिकेशन होगा। ऐसे में जिन गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स अधूरे होंगे उनको ई चालान भेजा जाएगा। सीधी भाषा में कहें तो अब रोड पर वाहन चालकों से फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की मांग नहीं की जाएगी। ऐसे में दोस्तों ये बड़ी खबर आ रही थी, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो सोने में 663 रुपए की तेजी, चांदी 1321 रुपए हुई है महंगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में, व्हाट्सएप, फेसबुक, पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन